नमस्कार साथियों। पार्ट नंबर 14 तक की कहानी फिनिश करने के बाद इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 की तरफ, जिसका नाम है इलेक्शंस। जब हम लोग चुनावों की चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक पढ़ना होता है। इसी क्रम में आज हमारा पूरा प्रयास होगा कि पार्ट 16 और 17 को भी फिनिश कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग इलेक्शन के प्रोसेस की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हमारे देश में बैलेट पेपर पे इलेक्शंस फिनिश हो चुके हैं। पूरी तरीके से इलेक्शंस वीवीपैट के ऊपर होते हैं और ईवीएम मशीन्स के थ्रू होते हैं। इसलिए आज के इलेक्शंस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी हैं। अगर हम लोग एक जिले के स्तर पर इलेक्शंस कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो जिले में चुनावों से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी जिसे कि जिला निर्वाचन अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, वो उस जिले का डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में जिलों को कई भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग के अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं और इसी रिटर्निंग ऑफिसर के पास अनेक पोलिंग स्टेशंस की ईवीएम मशीन्स आकर के जमा होती हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ईवीएम मशीन्स जमा करने का काम करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और इनके नीचे प्रत्येक पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें कि पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे देश में चुनाव संपन्न होते हैं। जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत में चुनाव करवाने की, निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग को दी गई है। और ये आर्टिकल रटने वाला आर्टिकल भी है क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है भारत निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न यहां से पैदा होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से इलेक्शन हमारे देश में करवाता है। तो ध्यान रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 4 प्रकार के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर आती है संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और चौथे नंबर पर आती है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभाएं। ध्यान रहे, ये प्रश्न आईएएस प्री 2016 में भी पूछा जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा एक चुनाव नहीं करवाता है। तो ध्यान रहे, 4 प्रकार के चुनाव करवाता है, 5वां कोई चुनाव नहीं करवाता है। आगे जब हम लोग इनके वर्किंग प्रोसेस की बात करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का काम क्या क्या है, तो मुख्य तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कामों को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। इनका पहला काम होता है इलेक्टोरल रोल तैयार करना। इलेक्टोरल रोल का मतलब है निर्वाचक नामावली, वो निर्वाचक नामावली जिसमें नाम दर्ज होने के बाद ही आप एक वोटर का दर्जा रखते हैं, वो निर्वाचक नामावली जिसमें नाम दर्ज होने के बाद ही आप चुनावों में वोट डाल सकते हैं। और ये इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही तैयार कराई जाती है। यदि आप भी इस निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं और भारत के एक जिम्मेदार वोटर बनना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने होंगे। सबसे पहले आप भारत के नागरिक हों। दूसरे नंबर पे आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में अडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आप जहां के इलेक्टोरल रोल में शामिल होंगे उसी स्थान पर ही वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एज ए वोटर उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हैं और वोट डालने के लिए आप केरला चले गए, ये नहीं हो सकता है। दूसरा काम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, जिसे हिंदी में आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। यह आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसके बारे आपने कई बार सुना होगा। आइए समझते हैं
कि ये कैसे तैयार करी जाती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। यदि हम लोग आदर्श आचार संहिता को आदर्श आचार और संहिता 3 भागों में डिवाइड कर दें तो भाग संख्या 2 आचार का मतलब है आचरण और संहिता का मतलब है कानून या विधि। ऐसी विधियां, ऐसे कानून जो कैंडिडेट के आचरण को तय करेंगी। उदाहरण के तौर पर चुनावों के दौरान जो व्यक्ति चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके घर वोट मांगने भी आते हैं। लेकिन क्या वो आपको डरा धमका के वोट मांग सकते हैं? क्या वो वोट मांगने के लिए किसी धर्म का सहारा ले सकते हैं? क्या वो ईश्वर की शपथ दिलवा करके आपसे वोट ले सकते हैं? क्या वो गोली बंदूक के दम पर आपसे वोट ले सकते हैं? क्या वो पैसा देकर या शराब पिलाकर आपसे वोट ले सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब है ना, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनके इस प्रकार के आचरण को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत बाध्य किया गया है। यदि आम बोलचाल की भाषा में समझें तो जिस तरीके से धारा 144 होती है, लगभग उसी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। अर्थात चुनावों के दौरान प्रत्याशियों को वोट मांगने के लिए उन तरीकों का प्रयोग नहीं करना है जो इस कोड में मना किए गए हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि यह आदर्श आचार संहिता आखिर लागू कब होती है। पहले के जमाने में जब चुनावों की घोषणा होती थी तो चुनावों का प्रोग्राम अगले दिन अखबारों में छपता था और आचार संहिता अगले दिन से लागू होती थी। लेकिन अब मीडिया और टेक्नोलॉजी के दौर में आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लाइव इलेक्शंस का प्रोग्राम डिक्लेयर करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आचार संहिता कब लागू होती है, तो सीधा सा जवाब है चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद। और इसी में तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि आचार संहिता समाप्त कब होती है। यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलत जवाब देते हैं। ध्यान रहे, आचार संहिता समाप्त होती है चुनावों का परिणाम आ जाने के 48 घंटों बाद। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनावों की खुशी में जो विजेता है वो पराजित प्रत्याशी के घर पे बम चला दे, या ऐसा हर्षोल्लास मनाए, या चुनावों की जीत का ऐसा जश्न मनाए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो जाएं। इसलिए आदर्श आचार संहिता चुनावों के परिणाम के 48 घंटे बाद तक लागू रहती है। तीसरा काम जब हम लोग इलेक्शन कमीशन का पढ़ते हैं तो उसमें आती हैं जुडिशियल पावर्स। हालांकि ये जुडिशियल पावर्स केवल चुनावों के दौरान ही रहती हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त कर लेना, प्रत्याशियों पर मुकदमा लिखा देना, या कुछ और न्यायिक निर्णय भी लेना। चुनाव आयोग के जो कई सारे कार्य हैं उनको इन 3 प्रमुख कार्यों में बांटा जाता है। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत निर्वाचन आयोग, ये 3 सदस्यों से मिलकर के बनता है, जिसमें एक व्यक्ति जिसे CEC अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है और अन्य 2 व्यक्तियों को इलेक्शन कमिश्नर यानी कि निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। तो एक हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हो गए निर्वाचन आयुक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इनकी जो सैलरी होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि से दी जाएगी। ध्यान रहे, चुनाव आयोग में शामिल होने वाले सदस्य या अध्यक्ष ये बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और जिस तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को नियुक्त करने और उन्हें उनके पद से हटाने का उत्तरदायित्व भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी यह प्रोसेस कार्य करता है। जब बात इनके कार्यकाल की होती है तो कार्यकाल भी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले आ जाए वहां तक कार्य करेगा। हालांकि आमतौर पर सभी संवैधानिक संस्थाओं की योग्यता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की होनी चाहिए। इसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 326 को देखते हैं तो इसमें प्रश्न उठता है कि इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स
टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अक्सर यह प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान में वयस्क मताधिकार की वकालत कहां करी गई, या भारत के संविधान में चुनावों में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या तय करी गई। आप सभी लोग इसका आंसर तो जानते हैं 18, लेकिन इससे रिलेटेड आर्टिकल है 326, इसको भी याद कर लीजिए। इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। वयस्क मताधिकार यही है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 18 प्लस पीपल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है वो वोट डाल सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 18 वर्ष की आयु को वोट डालने की आयु कब बनाया गया? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, और यह अधिनियम 1989 को लागू हुआ था। पहले हमारे देश में वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी। राजीव गांधी सरकार ने इसको घटा करके 18 वर्ष किया था। इस तरीके से पार्ट नंबर 15 होता है फिनिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 16 की तरफ, जिसका नाम है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, अर्थात कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष जातियों के लिए प्रावधान। और इसके अंतर्गत हमें अनुच्छेद पढ़ने हैं 330 से लेकर के 342 तक। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 16 की ये कहानी। इन अनुच्छेदों में जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है 330, जिसमें बताया गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के अंदर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। याद रहे यह अनुच्छेद कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरीके से अनुच्छेद 331 में बताया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व के बारे में। लेकिन ध्यान रहे अमेंडमेंट नंबर 104 संविधान संशोधन संख्या 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियंस के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया। इसलिए अब लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे उनका काम खत्म हो चुका है, और अब हमारे देश की लोकसभा पूरी तरीके से एक इलेक्टेड हाउस है। आर्टिकल 332 की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर बारी आती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है, उसी तरीके से राज्य विधानसभाओं में भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 332 में किया गया है। एंग्लो इंडियंस के लिए 331 में प्रावधान लोकसभा के अंदर था, तो 333 में प्रावधान विधानसभाओं में था। लेकिन ध्यान रहे जब इनका कार्यकाल ही नहीं बढ़ाया गया तो अब 331 और 333 हमारे किसी काम के नहीं रहे। 334 है अगला आर्टिकल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू द सीज आफ्टर 60 ईयर्स। 60 वर्षों के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाना या घटाने की जिम्मेदारी संसद की होगी। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। याद कर लीजिएगा, बार बार मैं जिन 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करता हूं उन्हीं में से एक है अनुसूचित जाति आयोग। लेकिन हमारे देश में लंबे समय से जो पॉलिटिक्स होती चली आई उसके अंतर्गत ओबीसी नाम की नई जाति तो बना दी गई, लेकिन ओबीसी कमीशन नहीं था। यहां पर फिर से एक अमेंडमेंट होता है और मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि क्लास में आप लोगों ने किस अमेंडमेंट के अंतर्गत ओबीसी कमीशन को पढ़ा था। 338 सब क्लॉज है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। अनुसूचित जाति आयोग के बाद अब आता है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो 338 सब क्लॉज ए में है। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 338, बार बार पूछे जाते हैं। 339 है अगला आर्टिकल, जिसमें बताया गया कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। संघ की यह जिम्मेदारी है, संघ का यह दायित्व है कि वो अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी कार्य अपने हाथों में रखे। और इसी प्रकार से 340 के अंतर्गत बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जब भी हम पिछड़ों की बात करेंगे तो उसके लिए समय पड़ने पर कोई ऐसा कमीशन बनाया जा सकता है जो उनकी स्थिति के बारे में सरकार को बताए। पार्ट नंबर 16 के बाद अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 17 में, जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा। और इसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 17। जब हम लोग भाग 17 की बात करते हैं तो इसे 4 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहले चैप्टर में हम लोग संघ की आधिकारिक भाषा की चर्चा करते हैं। दूसरे चैप्टर में हम लोग स्थानीय भाषाओं की बात करते हैं। तीसरे चैप्टर में हम लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा की बात करते हैं। और चौथे चैप्टर में हम लोग कुछ विशेष तत्वों की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 343 अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी विच विल बी स्क्रिप्टेड इन देवनागरी। एडिशनल लैंग्वेज शैल बी इंग्लिश। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। लेकिन संविधान लागू होने के 20 वर्षों बाद तक आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, बाद में इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि संविधान लागू होने की तिथि 1950 है तो 20 वर्ष बाद आया 1970 और हिंदी का विरोध करने वालों की कमी नहीं इस देश में, इसलिए इस ड्यूरेशन को 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। इसके बाद आया वर्ष 1990, 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। इसके बाद वर्ष आया 2010, 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। और अब अगला रिवीजन कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले या ना मिले, ये बात होगी 2030 में। तब तक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, एडिशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ही कार्य कर रही है। हिंदी के लिए इस देश में क्या किया गया? हिंदी के लिए इस देश में यह किया गया कि जब भी आता है 16 सितंबर तो हम लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं हैप्पी हिंदी डे, और सरकारी कार्यालयों में लिखा होता है हिंदी के प्रयोग पर गर्व करें। बस इतनी सी ही बात हिंदी को लेकर के हम लोग करते हैं। बाकी जहां तक इंडियन लिटरेचर्स बात करते हैं तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी जैसे श्लोक हमारे देश में है। बिन निज भाषा उन्नति के मिटे न ही के शूल, निज भाषा उन्नति है सब उन्नतियों का मूल। ये सब बातें आज शायद किताबी रह गई। खैर आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल है 344, जिसमें कहा गया कि बिफोर एनी अमेंडमेंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज देयर शुड बी कमेटी और कमीशन फॉर द अमेंड ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिकरण के बिना किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट संभव नहीं होगा। 345 में जब हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो जिस तरीके से संघ की अपनी एक आधिकारिक भाषा है, उसी तरीके से प्रत्येक राज्य की भी अपनी अपनी भाषाएं हैं। हालांकि राज्य सरकारें अपनी भाषा तय करने के लिए, चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। एवरी स्टेट हैज डिफरेंट देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड की बात करें तो वहां की जो राजभाषा है वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी है, और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा हिंदी के बाद उर्दू है। इसी तरीके से भारत का एकमात्र राज्य जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, नागालैंड। देखिए स्टेट में भी लैंड यानी कि इंग्लिश है और यहाँ की लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। आगे आते हैं हाई कोर्ट्स की लैंग्वेज के बारे में, जहां बताया गया 348 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट्स एंड इन द हाई कोर्ट्स शैल बी ओनली इंग्लिश। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि न्यायपालिका की भाषा क्या है, तो बात चाहे हाई कोर्ट की हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो, केवल अंग्रेजी में ही वहां पर कार्य होंगे। और आखिरी आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार कार्य करेगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। और हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार कार्य करती भी है। हिंदी के प्रयोग पर गर्व करें, हर सरकारी कार्यालय में लिखा होता है। तो इस तरीके से आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं, और इस लेक्चर के तुरंत बाद इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस बाई करुणेश पाठक पर मिल जाएगा। अगला और आखिरी पॉलिटी का वीडियो लेक्चर ठीक 3 से 4 दिन बाद आपको मिल जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।